क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम दैट इज चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो लेके आई हूँ। हमने पुरानी 2 वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में इसके पहले वाली वीडियोस में बताया था। आज हम लोगों को लाइट के, देखिए लाइट का डुअल नेचर होता है, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों ही तरीकों से प्रोपेगेट करती है। इससे पहले हम लोगों ने लाइट का वेव नेचर कंसिडर किया था। आज हम लोगों को लाइट के पार्टिकल नेचर के कुछ फिनोमेना पढ़ने हैं। हम लोगों को आज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पढ़ना है और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आज हमें सबसे पहला जो कवर करना है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस लाइट के पार्टिकल नेचर के वजह से होता है। सबसे पहली चीज तो समझना ये जरूरी है कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मली जो भी कोई बॉडी होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब लाइट स्ट्राइक करती है उस पर, तो वो ऑब्जेक्ट वाइट लाइट के कुछ कलर्स को यानी कि कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ को एमिट कर देता है, राइट। ब्लैक बॉडी एक ऐसा आइडियल बॉडी है जो कि वाइट लाइट के सारे कलर्स को, मतलब सारे वेवलेंथ्स, डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। जो नॉर्मल बॉडीज होती है, जो हमारे आसपास की जो रियल बॉडीज होती हैं, वो उस वाइट लाइट के कुछ वेवलेंथ्स को यानी कि कुछ कलर्स को ही एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है, ठीक है। बट ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि व्हाइट लाइट के सारे वेवलेंथ्स यानी कि सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करेगा और सारे वेवलेंथ्स को एमिट भी करेगा, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट ब्लैक बॉडी इज। तो ये एक ऐसी बॉडी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अ बॉडी, या हम ये लिखते हैं एन आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी व्हिच एब्जॉर्ब्स and emits all the wavelengths of light. Okay. अब फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बॉडी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो कि हम रियल लाइफ में देख सकते हैं वो है आयरन। आपने देखा होगा कि जब हम लोहे को गर्म करना शुरू करते हैं, मतलब वी ग्रेजुअली व्हेन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो स्टार्टिंग में जो आपका लोहा है वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो रेड कलर धीरे धीरे डार्क होने लगता है, फिर ऑरेंज होगा, येलो होगा, व्हाइट होगा और उसके बाद फिर लास्ट में ब्लू। जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बॉडी ने बहुत सारे कलर्स को यानी कि बहुत सारे वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए हम लोहे को, रियल लाइफ में लोहे को हम ब्लैक बॉडी जैसा मान सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे लोहे का जो कलर है वो रेड से ऑरेंज, फिर येलो, व्हाइट एंड देन लास्ट में ब्लू, फिर लास्ट में वो ब्लू ही कंसिस्टेंटली रहता है। अब आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, 7 कलर्स लाइट इज, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स से बनी होती है यानी कि विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। विबग्योर में जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब कि जो लाइट की इंटेंसिटी है स्टार्टिंग में वो कम होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडिएशंस की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ रही होगी। स्टार्टिंग में हमने रेड कलर देखा, इसका मतलब कि जब इंटेंसिटी कम थी तो वेवलेंथ, भाई रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। रेड का वेवलेंथ जो होता है, अगर नहीं पता है तो अब देख लो कि रेड का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है और वॉयलेट का यानी कि जो ब्लू की कैटेगरी में कलर्स आ गए उनका वेवलेंथ कम होता है। तो स्टार्टिंग में हमने जो इंटेंसिटी है वो कम रखी, हम धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब रेडिएशंस की इंटेंसिटी हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब इंटेंसिटी कम है तो वेवलेंथ क्या है, ज्यादा।
जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि जब इंटेंसिटी कम है तो वेवलेंथ क्या है भाई, वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे, ठीक है, ब्लैक बॉडी को यानी कि लोहे को हमने अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसकी इंटेंसिटी और उसके वेवलेंथ को हम लोगों ने एनालाइज किया। तो एक ग्राफ बना के दिखाया, और वो ग्राफ कैसे बनता है, मैं पहले ग्राफ बना देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से बन के आता है। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से हमें ये तो समझ में आ गया कि इंटेंसिटी कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, ब्लैक बॉडी के केस में ये होना चाहिए कि इंटेंसिटी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बट एक्चुअल में जब देखा गया, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो हमने देखा कि ऐसा नहीं हो रहा कंसिस्टेंटली। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। वो डिफरेंसेस क्या है, मान लो ये है ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया है इंटेंसिटी और यहाँ पे हमने बना दिया है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, बाय लैम्डा। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मान लो कि ये वाला जो रीजन है, ये वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है इस तरह। ठीक है, तो अगर वेवलेंथ, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि यूवी रेडिएशन, विजिबल और आईआर, ये तीनों एकदम पास पास थे, जिसमें कि यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा विजिबल रीजन की, उससे थोड़े से ज्यादा आईआर की। ठीक है, तो वही सेम चीज, मान लो कि ये है आपका यूवी रेंज, ये है आपका मान लीजिए विजिबल, और विजिबल में भी विबग्योर ऐसे आता है, कैसे, विबग्योर। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पे वेवलेंथ कम है, वॉयलेट है ना, वेवलेंथ कम, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेड आ गया, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, वेवलेंथ इंक्रीज कर ही रही है। और यहाँ पे मान लो कि ये है आईआर यानी कि इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हम धीरे धीरे वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और वेवलेंथ को डिक्रीज करके हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मान लो कि T1 टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा है T1, तो मैंने ये देखा कि जब मैंने टेम्परेचर T1 रखा है, तो मतलब टेम्परेचर अभी T1 है, तो वेवलेंथ जो है, जैसे जैसे मैं वेवलेंथ डिक्रीज कर रही हूँ, भाई इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ क्या डिक्रीज कर रहा है ना, जैसे जैसे मैं वेवलेंथ को डिक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, व्हिच इज ट्रू, यही होना चाहिए। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। हम यहाँ पे वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी को इंक्रीज करना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वेवलेंथ क्या हो रही है भाई, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रही है और इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ग्राफ तो आपको देखने आता ही होगा। उसके बाद हमने ये देखा कि एक मैक्सिमम पॉइंट पे वो पहुंच रहा है, इंटेंसिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रही है, उसके बाद फिर जब हम डिक्रीज कर रहे हैं वेवलेंथ को, तो इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज करने लग गई। ये जो है हम लोगों ने नोटिस किया। एक्चुअल में होना क्या था कि जैसे जैसे आप वेवलेंथ डिक्रीज करोगे इंटेंसिटी को इंक्रीज करते ही जाना था, करते ही जाना था। मतलब ये जो प्लॉट है ग्राफ का, ये ऐसे ही होना चाहिए था, इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि T1 टेम्परेचर पे जब हमने T1 टेम्परेचर लिया, तो जैसे जैसे हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे थे, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही थी, और एक पॉइंट पे आके, एक हाईएस्ट पॉइंट पे आके दोबारा जब हम लोगों ने वेवलेंथ को डिक्रीज किया तो इंटेंसिटी भी डिक्रीज होने लग गई। ये हम लोगों ने ग्राफ से देखा। ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, ये जो वेवलेंथ आया है, इस वेवलेंथ को मान लो हमने मान लिया है क्या, लैम्डा मैक्स। किसके लिए, T1 टेम्परेचर के लिए। अच्छा, ये जो लैम्डा मैक्स है, जरा ध्यान दो, वो कौन से रीजन में आया है, आयर। ठीक है, आयर रीजन में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मतलब T1 से अब मैं T2 टेम्परेचर करती हूँ, टेम्परेचर को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए अब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर, मतलब अब वो T2 ले लिया मैंने, एंड T1 इज लेस देन T2। ठीक है, T2 जो है वो T1 से
ज्यादा है टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पर भी यही सेम चीज देखी कि जैसे जैसे मैं लैम्डा को डिक्रीज कर रही हूँ इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है और एक मैक्सिमम पॉइंट पे इंटेंसिटी पहुंचती है और पहुंचने के बाद फिर उसके बाद दोबारा से डिक्रीज करने लग जाती है। ठीक है, ये चीज इसमें भी हमने देखी T2। बट हमने यहाँ पर देखा कि इंटेंसिटी व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑब्वियसली इंटेंसिटी विल इंक्रीज, मतलब कि इंटेंसिटी का जो मैक्सिमम हाइट था, जो पीक था, वो T1 से ज्यादा है। और ये जो लैम्डा मैक्स आया है, तो ये भी एक वैल्यू आई है किसकी, ये है लैम्डा मैक्स किसके लिए, T2 के लिए। ठीक है, तो T2 के लिए जो लैम्डा मैक्स आया है वो T1 से क्या है, थोड़ा सा कम है। ऑब्वियसली कम होगा, इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम आया है। देखो T1 यहाँ पर है, मतलब लैम्डा मैक्स फॉर T1 यहाँ है, T2 का यहाँ पर है, लेकिन ये भी ध्यान दो तो ये भी IR रीजन में ही आ रहा है। एक और काम करते हैं हम, T3 टेम्परेचर एक और ले लेते हैं, इन दोनों से और ज्यादा टेम्परेचर। तो जब मैंने T3 लिया, सेम केस में करूंगी, व्हेन आई विल डिक्रीज द वेवलेंथ, तो मैंने ये देखा कि जब मैंने वेवलेंथ को डिक्रीज किया तो यहाँ पर फिर से एक मैक्सिमम हाइट पहुंची और उसके बाद फिर इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होने लग गई। ये जो पॉइंट है ये T3 टेम्परेचर पे है और जरा मैं इसका लैम्डा मैक्स मार्क कर लूं, ये है मान लो लैम्डा मैक्स, किसके लिए, T3 के लिए। ठीक है, T3 के लिए लैम्डा मैक्स। अगर ध्यान दें तो ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर थोड़ा सा विजिबल और थोड़ा सा आईआर में आता है, मतलब कि विजिबल के एकदम लास्ट पॉइंट पे आता है। तो विजिबल का लास्ट पॉइंट कौन सा रेडिएशन, कौन सा कलर होता है, विबग्योर में रेड कलर होता है। मतलब ये जो लैम्डा मैक्स है ये हल्का सा रेड कलर के वेवलेंथ को टच कर रहा है, रेड कलर के वेवलेंथ को टच कर रहा है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि जब आपने टेम्परेचर एक लेवल पे आप लेके गए, ठीक है, लोहा नॉर्मल टेम्परेचर पे तो गर्म, मतलब आपको गर्म तो दिखेगा नहीं या रेड तो दिखेगा नहीं, आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो स्टार्टिंग में देखो जब आपने लोहे को, मान लो यही लोहे का ग्राफ है, ठीक है, आयरन का ग्राफ है, तो जब हम लोगों ने आयरन को थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो वेवलेंथ मतलब इंटेंसिटी बढ़ी। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ही आप कलर्स देख पाओगे। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ी पर वो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आईआर में आ रहा है और आईआर हमको दिखाई नहीं देता, हम अपनी आंखों से आईआर रेडिएशन का वेवलेंथ नहीं देख सकते। टेम्परेचर हमने थोड़ा और बढ़ाया, ठीक है, फिर भी वेवलेंथ आईआर के रीजन में आ रहा है तो वो भी हम नहीं देख पाते। इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें लोहा रेड दिखाई नहीं देगा, वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, वहां पर भी वेवलेंथ है बट हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो आईआर रीजन में होता है। ठीक है, वो कौन से रीजन में है, आईआर रीजन, व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर आईज। नेक्स्ट जब हमने टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ा दिया, T3 कर दिया, तो हमने देखा कि जो लोहा है वो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्लो कर रहा है, रेड हो रहा है। ठीक है, तो लोहा क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ठीक है, अब लोहा गर्म होने लग गया, लोहे का कलर रेड हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीरे धीरे और इंटेंसिटी का ग्राफ कहाँ पर, किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, और इसीलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि लोहे को जब हम गर्म करते हैं तो रेड, उसके बाद फिर ऑरेंज, येलो, फिर ब्लू और फिर वायलेट, इस तरीके से कलर जो है वो शिफ्ट होते जाते हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये किसका बनाया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। इसका मतलब ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि इंटेंसिटी is directly proportional to the temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी भी इंक्रीज होता रहेगा। इस चीज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन द इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। और हमें यहाँ से ये बात पता चली कि वेवलेंथ और टेम्परेचर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा मैक्स, m मतलब लैम्डा मैक्स इनटू t इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप t को इस तरफ लेके जाओगे तो 1/t हो जाएगा या कांस्टेंट अपॉन t हो जाएगा। इसका मतलब कि लैम्डा और टेम्परेचर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगला टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्लियरली अपने कॉपी में लिख लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ओके, सो डन विद दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारा हो गया है। अब इसके बाद जो सेकेंड फिनोमेना हमें पढ़ना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से होता है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए। सेकेंड फिनोमेना जो है वो हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? देखिए, हमें ये बात पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, पर क्या वो फ्री में इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को भी? नहीं, बदले में उन्हें क्या चाहिए होता है? एनर्जी। मतलब किसी भी एटम को, किसी भी मेटल एटम को अगर आप एनर्जी दोगे तो एटम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लगाना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जब हम मतलब यूजुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लाइट का यूज करते हैं एनर्जी देने के लिए, ठीक है। एनर्जी तो बहुत सारे फॉर्म्स में होता है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वी यूज लाइट टू गिव द एनर्जी टू द एटम। तो मतलब हमें क्या करना है, हम एक मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। जब लाइट मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगी, ठीक है, मतलब हाई एनर्जी की लाइट, ऐसी लाइट जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो जब ये लाइट मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए या रिलीज हो गए, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद इसके बारे में डिटेल्स लिखेंगे। तो मान लो कि ये हमने, मतलब ये किया कैसे जाता है, मान लो ये हमने एक रॉड ले ली है और ये हमने दूसरी रॉड ले ली है, इसको सेम उसी डिस्चार्ज ट्यूब में, थोड़ा गंदा बना दिया मैंने इसको, थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेते हैं इसको। ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब था, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब। पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या किया है, इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि इस, भाई ये किसका बना हुआ है, ये क्या है, ये कैथोड है, ये क्या है, ये एनोड है। हमने कैथोड पे लाइट जो है वो इंसिडेंट कराई, ठीक है। हमने क्या किया, कैथोड पे लाइट इंसिडेंट कराई। किसी ने किसी फ्रीक्वेंसी की होगी लाइट, किसी ने किसी वेवलेंथ की लाइट होगी, ठीक है। ये लाइट जो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक किया तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। भाई एक तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, बहुत सारे एटम से बने, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए। मतलब कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में कंडक्ट होने लग जाएगी, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग जाएगी। ये जो फिनोमेना मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट का मेटल को स्ट्राइक करना और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फटाफट लिख लेते हैं, व्हेन light of a suitable frequency strikes a metal surface, electrons are released. This is called photoelectric effect, and the electrons are called photoelectric electrons, ठीक है। ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये, ठीक है, नहीं पता तो आप सीख लो। तो ये हो गया आपका भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ खास बातें हैं जो आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो वो खास बातें क्या है, सबसे पहली चीज देखो, कोई भी लाइट आप किसी मेटल पे डालो और वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, ये चीज नहीं होती। मेटल को एक स्पेसिफिक, मतलब एक मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होता है लाइट का कि इतनी फ्रीक्वेंसी तो लाइट में होनी ही चाहिए इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए। मतलब हर मेटल, और ये चीज हर मेटल के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो कि लाइट में होनी चाहिए, तभी वो लाइट उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाएगा। ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसको हम बुलाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी,
ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अ मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, फ्रॉम अ पर्टिकुलर मेटल, और हर मेटल का, हर अलग अलग मेटल का अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ light is required to eject electron from a metal, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बुलाते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और हम इसको डिनोट करते हैं किससे, म्यू नॉट से। भाई फ्रीक्वेंसी कैसे डिनोट की जाती है, म्यू से की जाती है, तो म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, एंड दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। पहली बात। दूसरी बात देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो भी आप लाइट स्ट्राइक करा रहे होगे मेटल पे, उस लाइट की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिसाइड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिसाइड करता है इलेक्ट्रॉन्स का, कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एटम से ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड नहीं करता। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। पहली चीज मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कौन डिसाइड करेगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन is directly proportional to frequency, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, दोनों ही चीजें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट होंगे, फ्रीक्वेंसी से इसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिसाइड किया जाएगा फिर, ठीक है, कि एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स, भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स एटम में से निकलेंगे ये चीज डिसाइड होती है इंटेंसिटी से, ठीक है। मतलब जो लाइट की, देखो लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग चीज है, लाइट की इंटेंसिटी अलग है, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी का मतलब कि आप कितने देर तक लाइट को इजेक्ट करा रहे हो, ज्यादा देर तक इजेक्ट करा रहे होंगे तो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, सिंपल सी चीज है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिसाइड करता है क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इजेक्ट हो रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी देर तक आप लाइट को स्ट्राइक करा रहे हो, ये डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो मतलब क्या है, मैंने क्या बताया कि इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। कितना लाइट आप डाल रहे हो ये क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फटाफट इसको लिख लो, सारे पॉइंट्स फटाफट लिख लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो। ओके, तो ये हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेवोल्यूशनरी थ्योरी ये आई थी, मैक्स प्लैंक ने दी थी ये थ्योरी, और इससे हमारा जो लाइट का पार्टिकल नेचर है वो और अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी तक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमने पढ़ी उसमें हमने ये देखा कि जो लाइट है या कोई भी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जितनी भी हैं, ठीक है, जो कॉस्मिक रेज हम लोगों ने पढ़ा था, गामा रेज, अल्फा रेज, एक्स रेज, यूवी और बहुत सारे माइक्रोवेव्स, ये जितने भी हम लोगों ने रेडिएशंस पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से ये ट्रैवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बट लेटर ऑन मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि एक्चुअली रेडिएशंस कंटिन्यूअस वे में ट्रैवल नहीं करते, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ट्रैवल करते हैं। मतलब
छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करते हैं, एनर्जी के पैकेट्स में, ठीक है। मतलब लाइट में क्या होती है, एनर्जी होती है ना, तो जो लाइट ट्रैवल कर रही है वो किसमें, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रैवल करती है। मतलब लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी, मैक्स प्लैंक ने। तो हेडिंग डाल लेते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि प्लैंक्स थ्योरी, क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस हैं वो क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रैवल करती है। इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सारे टाइप के रेडिएशंस आ गए, ठीक है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये जितने भी वेव्स हैं ये सारे रेडिएशंस इस थ्योरी में आ गए। तो उन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो दे ट्रैवल इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करते हैं, विच आर कॉल्ड, इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बुलाते हैं, विच आर कॉल्ड, इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम बुलाते हैं क्वांटा, ठीक है, क्वांटा, ठीक है। एक पैकेट को क्वांटा बुलाएंगे, बहुत सारे पैकेट होंगे तो क्वांटम, ठीक है। एक एनर्जी के पैकेट को हम बुलाएंगे क्वांटा, बहुत सारे होंगे तो क्वांटम, इसीलिए इसका नाम क्या बना, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशंस। अब उन्होंने ये कहा कि जब हम लाइट की बात करते हैं पर्टिकुलरली, मतलब इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के केस में इस क्वांटा को हम फोटॉन्स बुलाते हैं, ठीक है। ये चीज भी लिख लो, इन केस ऑफ लाइट these quanta are called, क्या बुलाते हैं हम इसको, फोटॉन्स बुलाते हैं। और ये वर्ड आपका बहुत जगह यूज होगा, जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो हम ये वर्ड फोटॉन्स यूज करेंगे। मतलब क्या कि जो लाइट है वो एनर्जी के छोटे 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 बहुत सारे पैकेट्स में ट्रैवल करता है, ठीक है। अब उन्होंने ये बताया कि ये जो छोटा पैकेट एनर्जी का है, ठीक है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं फोटॉन के केस में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के केस में, ये जो एक क्वांटा है इसकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रेडिएशंस की जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस पैकेट की एनर्जी, ठीक है। तो ये प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग जाएगा, और वो कांस्टेंट क्या था, E इज इक्वल टू एच न्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो प्लैंक ने ये कहा था कि जो एनर्जी होगी फोटॉन्स की या क्वांटा की, एक की बात हो रही है यहाँ पर, एक की बात, ठीक है, एक पैकेट की बात हो रही है, उसकी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दे दिया। ये जो H है ये इसको हम बुलाते हैं क्या, ऑब्वियसली प्लैंक ने दिया तो थोड़ा सा सम्मान हम उनको देंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट बुलाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 की पावर, H की वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू। अच्छा, अब जरा इसकी यूनिट की बात करें, अगर इसकी यूनिट की बात करनी होगी तो क्या करोगे भाई, एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या होती है जूल्स, एनर्जी जूल्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हर्ट्ज, या हम पर सेकंड भी बुलाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है पर सेकंड। अरे भाई नेक्स्ट समझ में आएगा, देखो E की जगह पे क्या लिख सकते हो जूल्स, इसी फॉर्मूले को हम यूनिट में लिख रहे हैं, E की जगह पे जूल्स, ठीक है। H की, भाई H की जगह पे H ही रखेंगे, इसी की यूनिट निकालनी है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकती हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी की दो यूनिट्स मैंने आप लोगों को बताई है, पहली हर्ट्ज और दूसरा पर सेकंड। मतलब क्या कि पर सेकंड मतलब क्या 1/s सेकंड है ये, यानी कि H की वैल्यू क्या आ गई
जे एस, जूल्स सेकेंड, ठीक है, एस स्मॉल होगा, जे कैपिटल, जूल्स सेकेंड। तो H की वैल्यू 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल्स सेकेंड, ये है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। और ये वैल्यू तो आपको एकदम अच्छे से रट जानी चाहिए बिकॉज ये इतनी जगह पर यूज होगा, ठीक है, एकदम अच्छे से रट जानी चाहिए। क्या एक की बात सबको समझ में आ गई है? फटाफट चलिए, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है E इज इक्वल टू एच न्यू, अगर मुझे इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी तो एक चीज और बन के आ गई, एक फॉर्मूला और बन के आ गया, विच इज E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। मतलब अगर आपको एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कंसिडर करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और वेवलेंथ के टर्म्स में करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको लिख लो आप लोग, तब तक मैं जरा पानी पी लूं। उसके बाद फिर हम लोग आइंस्टाइन के बारे में एक और छोटा सा फॉर्मूला इसी प्लैंक्स कांस्टेंट पे बेस्ड है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। लिख लो इसको। ओके, अब देखो ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, लाइट का एक इफेक्ट पार्टिकल नेचर की वजह से। तो यहाँ पे भी हम पार्टिकल नेचर ही पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा कि लाइट ट्रैवल कर रही है छोटे छोटे पैकेट्स पे। तो मान लो कि जब आप किसी मेटल पे लाइट को स्ट्राइक कराओगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने के लिए, तो भाई ये जो लाइट है ये किस में छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स में आएगी, मतलब कि फोटॉन्स के तरीके से आएगी, फोटॉन्स के फॉर्म में आएगी लाइट और स्ट्राइक करेगी इसको। तो ये जो लाइट की जितनी भी एनर्जी होगी उसमें से कुछ एनर्जी तो खर्च हो जाएगी किसमें, मेटल के सरफेस से या मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में। ठीक भाई, एटम को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो जितनी भी लाइट आप स्ट्राइक करा रहे हो उसकी जितनी भी एनर्जी होगी उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी एटम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, और बाकी बची हुई एनर्जी यूज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। इसलिए हम लोगों ने बोला था क्या कि जितनी ज्यादा एनर्जी यानी कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होगी। मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, कोरिलेट कर पा रहे हो आई गेस। तो मतलब क्या कि जितनी भी लाइट की एनर्जी होगी वो कुछ यूज हो जा रही है किसमें, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, और कुछ यूज हो जा रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देने के लिए। भाई मूव कराना है इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक, एक जगह से दूसरी जगह। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या कि जिस एनर्जी के साथ एटम ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है उतनी एनर्जी मिनिमम आपको देनी पड़ेगी, तभी तो एटम छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। अगर उससे कम एनर्जी दोगे तो एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो सके। ये बातें किसने बताई थी, आइंस्टाइन ने। ठीक है, आइंस्टाइन ने ये बातें बताई थी, और उन्होंने मिटा दो हमें इसको जरा, ठीक है, फिर हमको एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, बहुत जरा सा छोटा सा ही है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ये बताई बात क्या कि जितनी भी आप एनर्जी लोगे, ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी जो आप स्ट्राइक कराओगे वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाली एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दो अलग अलग चीजों के लिए यूज हो जाएगी टोटल एनर्जी जो भी आप स्ट्राइक करो। टोटल एनर्जी कितनी हम लोगों ने पढ़ी, एच न्यू, है ना, टोटल एनर्जी कितनी है, एच न्यू है। ओके, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू नॉट। भाई बाइंडिंग एनर्जी न्यू नॉट होगी कि नहीं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अभी इससे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि मिनिमम कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको देनी पड़ेगी, मिनिमम कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होती है, एच न्यू। तो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी सबको पता है हाफ mv स्क्वायर होता है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर को जरा एक तरफ ले आते हैं और इसको उधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, यहां से हम एच कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, मतलब क्या है, यहां से क्या पता चला कि आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, इलेक्ट्रॉन का की वेलोसिटी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता ही होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली टू अंडरस्टैंड लाइट पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट। तो हेडिंग डाल लेते हैं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बहुत ध्यान से समझना और सुनना इसको, बिकॉज थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लगे, बट बहुत ही कॉन्शियसली समझोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, चलिए देखो, आप लोगों ने क्लास 10th में ये चीज पढ़ी होगी कि जब हम नॉर्मल वाइट लाइट को पास कराते हैं थ्रू अ प्रिज्म और उसको किसी स्क्रीन पर कैप्चर करते हैं, तो हमें एक बैंड ऑफ कलर्स दिखाई देता है, इस बैंड ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बुलाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या कि मान लो मैंने कोई भी लाइट पास कराई थ्रू अ प्रिज्म, तो हमने क्या देखा था कि वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और फिर यही क्या बना देता है, स्पेक्ट्रा बना देता है। इसको हम स्क्रीन पे ले लेते हैं और एक बैंड ऑफ कलर्स हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये जो बैंड ऑफ कलर्स हमें यहाँ दिखाई देता है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। दिस हैपेंस इन केस ऑफ व्हाइट लाइट। अब हमने क्या किया, मैंने क्या किया कि मैंने एक पर्टिकुलर गैस ले ली, ठीक है, एक पर्टिकुलर गैस ले ली और उस गैस के थ्रू मैंने व्हाइट लाइट को पास कराया। ठीक है, देख लेते हैं, देखो क्या होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा इस तरीके से कांच का सिलेंडर ले लिया, इसके अंदर क्या भरी है, कोई एक पर्टिकुलर गैस भरी है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने लाइट को यहां से पास कराया। ठीक है, व्हाइट लाइट को मैंने यहां से पास कराया और फर्दर इसको पास कराया थ्रू अ प्रिज्म। भाई प्रिज्म के थ्रू पास होगा तो लाइट क्या हो जाएगी, डेविएट होगी, मतलब उसमें डिस्पर्शन होगा। जब लाइट में डिस्पर्शन होगा उसके बाद फिर मैंने इस लाइट को एक स्क्रीन पर कैप्चर कर लिया। मैं थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि आप क्लियर बनेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको क्या कर लिया, एक स्क्रीन पर कैप्चर कर लिया। अब जरा बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखना। मैंने ये नोटिस किया, इससे पहले जब हम लोगों ने नॉर्मल व्हाइट लाइट पास कराई थी थ्रू द प्रिज्म, तो क्या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिला था। यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि जो स्पेक्ट्रा है, जो हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है यहाँ पे, वो कंटिन्यूअस नहीं है बल्कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब क्या कि मुझे कुछ बैंड ऑफ कलर्स मिले जिसके बीच बीच में डार्क लाइंस इस तरीके से बनी हुई थी। ठीक है, जिसके बीच बीच में डार्क लाइंस इस तरीके से बनी थी। मतलब ये वाला जो पोर्शन था वो क्या था, आपका डार्क था। ठीक है, ये पोर्शन आपका डार्क है, ये डार्क है और फिर ये डार्क है। ठीक है, मतलब कि मुझे जो स्पेक्ट्रम मिला उसके बीच बीच में डार्क लाइंस इस तरीके से बनी हुई। ये कैसी लाइंस है, डार्क लाइंस। ये जो स्पेक्ट्रम मुझे मिला है इसको हम बुलाते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक सिंगल स्पेक्ट्रम है इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। देखो, जब लाइट को हमने पास कराया थ्रू द गैस, तो मैंने अभी आप लोगों को इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी नॉर्मल बॉडी होती है तो लाइट जब उस पर स्ट्राइक करती है तो वो लाइट की कुछ वेवलेंथ्स या कुछ कलर्स को ही
एब्जॉर्ब करता है और उन्हीं को एमिट कर देगा। भाई जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसी को तो एमिट करेगा, बाकी एज इट इज उसके थ्रू पास हो जाते हैं। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पर भी हुई। ये जो गैस हमने ली है, ठीक है, नॉर्मल गैस है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ली है, ध्यान रखना इस गैस को मैं एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे ली और मैंने इसके थ्रू व्हाइट लाइट को पास कराया और प्रिज्म के थ्रू जब मैंने इसका स्पेक्ट्रा निकाला तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ डार्क लाइन्स है। एक्चुअल में ये जो डार्क लाइन्स है ये डिनोट क्या करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि इस गैस ने कौन कौन से कलर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, कौन कौन से कलर्स की वेवलेंथ एब्जॉर्ब, ये जो डार्क लाइन्स है वो कौन सी है, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ है। ठीक है, जो कि डार्क दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि जब इस गैस पे लाइट आई है तो उसने उस लाइट में से कुछ वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी सारी वेवलेंथ्स को एज इट इज ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, एज इट इज वो पास हो गई। तो जब वो एज इट इज ट्रांसमिट हो गई तो वो स्क्रीन पर आपको कलर्ड फॉर्म में दिखेंगी। ये जो ब्राइट कलर, ये पूरा कलर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखा दूंगी, थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये जो ब्राइट कलर्स आपको दिखाई देंगे ये वो लाइट है जो कि गैस ने एब्जॉर्ब नहीं की, एज इट इज पास करा दी। ठीक है, ये जो डार्क लाइंस है ये वो लाइट है या वो कलर्स हैं, वो वेवलेंथ है जो गैस ने एब्जॉर्ब करी। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई वहीं पर, इसलिए यहाँ पर वो कलर्स नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो वाली लाइंस जो है वो क्या है, डार्क है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक ऐसे ही हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। अब एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए हम क्या करेंगे, हम इस गैस को एक्साइट कर देंगे। गैस को एक्साइट करने का मतलब क्या है कि हम गैस को, मान लीजिए मैंने इस गैस को हीट कर दिया। ठीक है, हीट किया हुआ, एकदम गर्म किया हुआ, हाई टेम्परेचर पे लिया हुआ गैस है। हीट करने से क्या होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं या हम किसी एटम को हीट करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 9 में भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था क्या, कि जो एटम के आसपास जो शेल्स होते हैं उन सबकी अपनी एक एनर्जी होती है, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। किसी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन तभी रह सकता है जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस शेल के बराबर हो। ठीक है, तो जब आप लाइट दोगे उसको या उसको हीट करोगे, एटम को जब हीट करोगे एनर्जी मिलेगी उसको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जंप कर जाते हैं हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पर यही सेम गैस, एग्जैक्टली यही सेम गैस मैंने यहाँ पर ले ली है और ये जो गैस है ये कैसी है, हीटेड है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ली हुई है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, एक्साइटेड है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्साइटेड हुए हुए हैं। अब क्या किया मैंने, ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगी, ये किसी चीज को आप हीट करोगे तो वो क्या करेगा, रेडिएशंस निकालेगा। ठीक है, कोई भी चीज जब हीट की जाती है तो वो ग्लो करती है। किसी लकड़ी को जलाओ, किसी लोहे को जलाओ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने पढ़ा, लोहे को अगर हम बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या करेंगे, रेडिएशंस फेंकेंगे कि नहीं। ठीक है, तो हमने वही सेम चीज यहाँ पर की है, हमने गैस को इतना हीट कर दिया कि ये रेडिएशंस निकाल रहा है। इसी रेडिएशंस को हमने क्या किया है, थ्रू प्रिज्म पास करा दिया। जब ये रेडिएशन थ्रू प्रिज्म पास हुई और डिस्पर्जन हुआ और हमने स्पेक्ट्रम लिया इसका, तो हमने ये देखा, ठीक है, हमने ये देखा क्या कि यहाँ पर जो जो लाइट्स, जो जो लाइंस मिसिंग थी, यहाँ पर वही लाइंस आपको सिर्फ दिखाई दे रही है, बाकी सब अंधेरा। ठीक है, बाकी सब क्या है, अंधेरा। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पूरा डार्क है, ये वाला पार्ट पूरा डार्क है, ये वाला पार्ट पूरा बीच बीच में कुछ ब्राइट लाइंस है। ठीक है, ये क्या है, ये है ब्राइट लाइंस। ये जो ब्राइट लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी, जो लाइट या जो वेवलेंथ इस गैस ने एमिट करी। ठीक है, जो लाइट या जो वेवलेंथ गैस ने एमिट करी है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्राइट लाइंस। ठीक है, ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्राइट लाइंस। कैसे, देखो इस गैस ने
ये जो गैस हमने हीटेड ली हुई है, ये हीटेड है, मतलब क्या, इसने एनर्जी, इसको हमने एनर्जी दिया, भाई गर्म किया होगा तो एनर्जी दिया होगा, उसने वो एनर्जी लिया है और उस एनर्जी में से कुछ लाइट को या कुछ वेवलेंथ्स को क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको हीट किया है, उसको एनर्जी दी है, तो उस एनर्जी में से कुछ वेवलेंथ्स को उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है और एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। और अभी हम एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करेगा, उन्हीं लाइट को या उन्हीं वेवलेंथ्स को एमिट करेगा। भाई जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है वही वेवलेंथ एमिट भी होती है। ठीक है, तो उसने एब्जॉर्ब करके रखी हुई है वेवलेंथ्स को, अब वो इस वेवलेंथ को एमिट कर रहा है। तो इसीलिए जिन वेवलेंथ्स को इसने एमिट किया, जिन कलर्स को इसने एमिट किया, वो सारे कलर्स यहाँ पर आपको दिख गए, बाकी सब क्या है, डार्क है। ठीक है, तो अब जरा देखोगे तो ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने गैस जो है वो सेम लिया था, गैस सेम था, इसलिए जो स्पेक्ट्रा हमें मिला है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप इसको उठा के यहाँ रख दोगे, ठीक है, तो पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको उठा के जब आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दोगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा या नहीं। यहाँ पर जो लाइंस डार्क से शो हो रही हैं, यहाँ पर वही लाइंस ब्राइट से शो हो रही हैं। ठीक है, ये जो ब्राइट लाइंस है ये क्या है, एमिटेड रेडिएशन है। ठीक है, एमिटेड रेडिएशन है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हुई हैं, वही वेवलेंथ्स यहाँ पर एमिट हो गई है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्ब किया गया था, ये अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर गैस, ये वाली जो भी हमने गैस ली है, मान लो हाइड्रोजन अगर लिया है, ये हीलियम लिया है, कोई भी अगर हमने जो गैस ली है, वो गैस हमेशा यही स्पेक्ट्रा देगी, हमेशा इसका स्पेक्ट्रा कैसा होगा, एक जैसा होगा। कोई भी गैस वही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है, कोई दूसरा वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, तो हर गैस का अलग अलग एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। इनफैक्ट ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, इसको देख के हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो गैस हमने ली थी वो कौन सी है। मतलब आप गैस को भी, एक एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हो सिर्फ इससे। ठीक है, इससे पता लगा सकते हैं कि जो गैस है वो कौन सी है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि पता लगाए गए थे। ठीक है, इसी तरीके से एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को देख के बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, बहुत सारे एलिमेंट्स का पता चला था। काफी लंबी हो गई ये वीडियो, मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बोस एटॉमिक मॉडल लेके आऊंगी, कुछ डेरिवेशंस है उनके, वो हम पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज आई कम अप विद वीडियोज ऑफ क्लास 9, 10 and 11th